लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया तुमने? अच्छा ठीक है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, हेडिंग डालो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चलो देखो, एक टर्म आया है ह्यूमन जीनोम और प्रोजेक्ट। 3 वर्ड है, ह्यूमन के बारे में मालूम है, प्रोजेक्ट भी जान रहे हैं। एक वर्ड आया है जीनोम। जीनोम का मतलब क्या होता है बता सकते हो? जीनोम का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? देखो चलो कुछ कहानी बातें करते हैं। देखो समझो, ये हमारा मान लो सेल है ना। सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस। ठीक है, क्या न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं? ठीक है, कितने होते हैं? बहुत सारे पेयर्स में होते हैं ना। हाँ, कुछ को बोलते हैं 22 पेयर होते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, है ना। ऑटोसोमल। और कुछ होते हैं जो सेक्स को डिटरमाइन कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, है ना। हाँ, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। तो देखो बच्चा बच्चा पेयर है ना, 23 प्लस 23 है ना। या मैं कह सकता हूँ ये 22 पेयर है, 22 पेयर है, तो इसका आधा कर दो, कितने हो जाएंगे? 11। तो आधे को, हाफ क्रोमोसोम को, हाफ जेनेटिक मटेरियल को, हाफ क्रोमोसोम को ही क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। आगे बात समझ में? हाफ का मतलब क्या है? वन सेट, सॉरी हैप्लॉइड। हाफ मतलब बेसिकली इसको हैप्लॉइड कर दो। हैप्लॉइड सेट को, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम। ये लिखो पहले तो, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम। अच्छा, तो एक चीज समझ में आ गई, हमें बात समझ में आ गई कि जीनोम का मतलब क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या जानना चाहते हैं इस टॉपिक में? ह्यूमन के जो भी क्रोमोसोम्स हैं उसके पूरे डिटेल जानना चाहते हैं। तो बेसिकली क्रोमोसोम्स में होता क्या है बच्चे? अगर ये मैं बताऊं क्रोमोसोम है तो इसके अंदर क्या होता है? डीएनए। तो हम बेसिकली क्या जानना चाहते हैं? डीएनए के बारे में जानना चाहते हैं, हर एक एक डीएनए के बारे में। तो बेसिकली डीएनए किस चीज का बना है? बेसिक न्यूक्लियोटाइड, है ना। डीएनए अगर मैं ऐसा बनाऊं, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं। तो बेसिकली जितने भी न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं, उन सब न्यूक्लियोटाइड बेसेस को पहचानना था इस प्रोजेक्ट का मकसद। आ रही है बात समझ में? ठीक है, मैंने क्या बोला? डीएनए में जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं वो सब न्यूक्लियोटाइड को पहचानने का मकसद था। अच्छा, एक बात बताओ, दूसरी बात, क्या 46 क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे या सिर्फ 23 की करेंगे या 24 की करेंगे? ये बताओ। 24 हाँ, क्यों 24 की करेंगे ना? 22 तो नॉर्मल क्रोमोसोम थे, तो उसका नॉर्मल क्रोमोसोम, सॉरी 22 पेयर है ना, तो इसके आधा 11 है ना। 11 11 और 11 प्लस उधर क्या है? प्लस वाई। एक्स अलग है और वाई भी अलग है, तो बेसिकली कितने? 13 क्रोमोसोम्स। यानी 13 क्रोमोसोम मतलब 13 डीएनए की हम क्या करना चाहते हैं? सीक्वेंस को पता करना चाहते हैं, है ना। ये सारी बातें समझ में आ गई? तो ये सारी बातें लिखो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, कॉपी कर लिया?
यस सर। ठीक है, चलो सबसे इनके बारे में जानते हैं, ये प्रोजेक्ट क्या था और नहीं था। ठीक है, लिखो सबसे पहला पॉइंट लिखो, इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, पहले एचजीपी लिखो, बीच में कहीं पर लिख लो एचजीपी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स लिखते जाओ, मैं पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ पहला पॉइंट लिखिएगा, इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, या सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट लिख लो। हो गया। उसके बाद कब स्टार्ट हुआ था? 1990 में। सेकंड पॉइंट लिखो, स्टार्ट कब हुआ था? 1990। हमारा एस्टिमेटेड बेस पेयर था, एस्टिमेटेड जो बेस पेयर था बेसिकली वो था 3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर, 3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। तो बेसिकली इतने सारे बेस पेयर को, समझ रहे हो, इतने सारे बेस पेयर को पहचानना था इस प्रोजेक्ट का मकसद। आ रही है बात समझ में? और एक बेस पेयर का, वन बेस पेयर का जो कॉस्ट आ रहा था ना, वन बेस पेयर का जो कॉस्ट आ रहा था, इट वॉज $3, है ना। तो कैलकुलेट करोगे 3 टू 3 टू 10 पावर 9, तो आपको आ जाएगा $9 बिलियन। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कितने बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था? 9 बिलियन। ये बहुत ज्यादा होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मेगा प्रोजेक्ट। ओके। ठीक है, अगर कोई चीज मेगा प्रोजेक्ट बोल रहे हैं तो इसको करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज भी आपस में आई थी। ठीक है, तो कंट्रीज के नाम बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, पहले इतनी सारी चीजें कॉपी करो। अच्छा, एक पॉइंट और लिखो, कब कंप्लीट हो, कितने साल का प्रोजेक्ट था? 2003। 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट था। तो कैलकुलेट करो कब खत्म होना चाहिए था इसको? 2003 में, है ना। हाँ। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ था? देखो 2003 तक सारे जितने भी सीक्वेंस थे ना, सारे क्रोमोसोम की स्टडी कर ली थी, सारे क्रोमोसोम डन हो गए थे, लेकिन एक्सेप्ट एक क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग बाकी थी, एक्सेप्ट वन क्रोमोसोम, और उसका क्रोमोसोम नंबर 1। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा एक चीज और समझो, देखो दुनिया में हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम है? 1 2 3 4, सबके नाम दे रखे हैं 1 2 3 4। तो 1 जो है वो सबसे ज्यादा साइज में बड़ा होगा। छोटा है। अच्छा ऐसा है क्या? चलो अभी बताते हैं, कॉपी करो, अभी इसको भी क्लियर करेंगे आपके डाउट को। हो गया। ठीक है, अब कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लिखते जाओ। कुछ एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे तो एनसीईआरटी में कुछ डेटा दे रखे हैं, जैसे कि जो टोटल सीक्वेंस को अगर हम बुक में कंटेन करना चाहें, कितने बुक में अगर सारे नॉलेज को आप इसको सीक्वेंस कर लोगे, इनको सीक्वेंस करके कहाँ स्टोर करना चाहो? बुक में। आप कैसे बुक बनाओ? आप बनाओ ईच बुक 1000 पेज का, एक बुक कितने पेज का होगा? 1000 पेज का। कितने बुक बनाने होंगे आपको? 3300 बुक बनाने होंगे। अगर एक बुक में 1000 पेज है तो आपको टोटल कितने बुक की जरूरत पड़ेगी? 3300 सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। अब एक और पॉइंट लिखो, इस एचजीपी की वजह से एक नया ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब समझो क्या होता है, लिखो इसके बारे में, बोलू। यस सर। फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर which can store, process and analyze the data, and analyze this data। फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर which can store, process and analyze this data। फिर से रिपीट करूं? बेसिकली एक बात बताओ बच्चा, कि एक ऐसी बुक, इतना नॉलेज है कि आपको 1000 पेज का आप एक बुक लिख रहे हो तो आपको कितनी बुक की जरूरत पड़ेगी? मोर देन 3000, है ना। तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत हो गई। तो उसकी वजह से एक नया ब्रांच बन गया साइंस का, जिस ब्रांच को क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसका मकसद क्या है? इसमें स्टोर करना
प्रोसेस करना और एनालाइज करना किसको, सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। ओके अच्छा, किसने किया, इन्वॉल्वमेंट लिखो, किस, अब एक अगला पॉइंट लिखो, फंडेड बाय, या किसने स्टार्ट किया था, इनिशिएटेड बाय या फंडेड बाय। अगला पॉइंट लिखो, इनिशिएटेड बाय या फंडेड बाय। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी स्टार्ट किसने करा था, दो इंस्टीट्यूट ने करा था बेसिकली। एक का नाम था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ठीक है, और दूसरे का नाम था, बता सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, ये दो थे। अच्छा एक बात बताओ, $9 बिलियन का था ये प्रोजेक्ट, तो क्या सिर्फ दो इंस्टीट्यूट कर सकता था इतना मेगा प्रोजेक्ट, और भी इन्वॉल्वमेंट लोगों का होना चाहिए या नहीं? तो इसके अलावा जर्मनी, जापान, फ्रांस, जर्मनी, जापान, फ्रांस और चाइना, इन चार कंट्री ने भी क्या किया था, अपना योगदान दिया था। आ रही है बात समझ में? स्टार्ट इन दोनों ने किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और साथ किन किन कंट्री ने दिया था, जर्मनी, जापान, फ्रांस और चाइना, ठीक है। और इसके अलावा बाद में पैसों से एक और इंस्टीट्यूट ने मदद की थी जिसका नाम था वेलकॉम ट्रस्ट, है ना, वेलकॉम ट्रस्ट। ठीक है, ये कॉपी करो, किसने किसने ये काम किया था, ठीक है। हो गया, चलो अब लिखो गोल्स ऑफ एचजीपी, अगला हेडिंग लिखो गोल्स ऑफ एचजीपी, गोल्स ऑफ एचजीपी लिखो, गोल्स ऑफ एचजीपी। ठीक है, देखो पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 180 निकाल लो, ये पूरा पूरा थ्योरी पोर्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में लिखी है वो एग्जाम में वही लिखना है, और बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड में आपसे ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। हेडिंग लिखो गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी, ठीक है। बोलू, पहला पॉइंट लिखो, टू नो द सीक्वेंस ऑफ, टू नो द सीक्वेंस ऑफ sequence of all 3 into 10 the power 9 base pair of human genome, यानी ह्यूमन जीनोम में जितने भी बेस पेयर हैं उन सब के बारे में क्या जानना था, इंफॉर्मेशन जाननी थी। पहला पॉइंट तो ये था, पहला गोल समझ में आया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पहला गोल था आपके ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर हैं टोटल, 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, इन सबके सीक्वेंस को जानना था कि पहले ए है, फिर टी है, फिर जी है, क्या है, ऐसे सारे सीक्वेंस को जानना था, ठीक है। सेकंड जो गोल था, ठीक है, वो गोल क्या था, टू नो अबाउट ऑल जीन्स, टू नो अबाउट ऑल जीन्स। राइटिंग समझ में आ रही है आपको? हाँ। ठीक है, चलो, टू नो अबाउट ऑल जीन्स, जो कि कितने थे तकरीबन, पहले माना जाता था 85,000 से भी ज्यादा, लेकिन तकरीबन कितने हैं, 25 के टू 30 के, 25 टू 30 के, इन सारे जीन को पहचानना था, ठीक है। अच्छा ये एक बात बताओ, आप इन जीन के बारे में भी जान गए, आप इन इतने बेस पेयर के सीक्वेंस को भी पहचान गए, तो तीसरा काम क्या करोगे, इस चीज को क्या करोगे, स्टोर करोगे, प्रिजर्व करोगे और समझोगे कि क्या है सीक्वेंस, है ना। तो तीसरा पॉइंट मैं क्या लिख दूं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स लिख दूं, आप इसका डेफिनेशन पहले ही लिखा दिया मैंने, है ना। तीसरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद एक बात बताओ, देखो दुनिया बहुत बड़ी है ना, वर्ल्ड इज राउंड, तो बहुत सारे लोग हैं, 7 अरब लोग हैं,
तो दुनिया में एक बात बताओ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऑब्जेक्शन होगा कि गॉड की बनाए चीजों से, है ना, तुम कैसे उनके चीजों को सीक्वेंस कर रहे हो, तुम कैसे गॉड को समझने की कोशिश कर रहे हो। लोग होते हैं ना पागल। तो क्या एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, है ना, लोगों के सेंटिमेंट से आप खेल रहे हैं बेसिकली। तो एथिकल इशू सॉल्व करने के लिए, अच्छा, कुछ लोग केस भी कर सकते हैं इन कंपनी पे कि ये गलत हो रहा है, लीगल इशू सॉल्व करने के लिए। और सोसाइटी में जो भी इशू बनेंगे इस प्रोजेक्ट की वजह से, जब 1990 में बनाया गया था इस प्रोजेक्ट को, तो लोगों ने क्या सोचा होगा जिन्होंने ये बनाया था, प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी, कि एथिकल इशू भी हो सकते हैं, लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या बनाया, एलसी का फॉर्मेशन किया है। एलसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करेगी, एथिकल, लीगल और सोशल इश्यू को डील करेगी। टू एड्रेस एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, कॉपी करो। हो गया। अब डू वन थिंग, जल्दी से पेज नंबर 118 रीड करो, ऊपर ऊपर से देखो, यही सारी बातें लिखी हैं, सारी बातें समझ में आ रही हैं। सर जी फोर्थ वाला क्या था? फोर्थ पॉइंट, देखो एक बात बताओ, इतना यस मेजर काम हो रहा था पहली बार 1990 में, ह्यूमन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम खुद ही तो आंसर चलो, नेट रिकनेक्ट कर लिया। चलो, तो मैं यही बोल रहा था कि बहुत सारे लोगों को क्या हो सकता है, गलत लग सकता है ये। तो एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, तो लोग केस भी कर सकते हैं, तो लीगल बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए इस सब से बचने के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम क्या रखा, एलसी, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। आई बात समझ में, एंगमो? यस ये गोल्स है सर जी। हाँ, ये गोल्स था ना, ये तो एलसी का मैंने अलग से बात बता दिया, ये गोल्स में नहीं भी डाले तो चलेगा, बट एनसीईआरटी इसको गोल में डाल रहा था, इसलिए मैंने गोल में ही डाला इसको। आई बात समझ में? अच्छा यस सर। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या जाना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जाना। किसने, कौन से कंपनी ने स्टार्ट करा था? सबसे पहले तो 13 साल का प्रोजेक्ट था, लेकिन 13 साल में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, 3 साल ज्यादा लग गए थे क्रोमोसोम नंबर 1 को सीक्वेंस करने में। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट किसने करा था? यूएसए ने। ठीक है, वेलकम ट्रस्ट ने साथ दिया था, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी साथ दिया था, और जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये सब साथ में मिलके ये सारे काम को इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, और गोल्स अभी डिस्कस करा। अब हम देखते हैं मेथड क्या था। ठीक है, ओके, तो अगला हेडिंग डालो, मेथडोलॉजी, मेथड्स।
देखो एक बात बताओ, ये एक मान लो डीएनए है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है ना, डीएनए में कुछ एरिया क्या है, काम के हैं, जिसको क्या बोलते हैं जीन, और बाकी सारे डीएनए क्या बोलते हैं, जंक डीएनए बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। यस तो देखो दो साइंटिस्ट के पास दो तरीका आया, क्या कि एक पहला तरीका क्या था, पूरे डीएनए को क्या करो, सीक्वेंस करो, टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग पोर्शन, है ना, टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग पोर्शन। कोडिंग पोर्शन मतलब जिसका ट्रांसलेशन हो रहा है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, यानी बेसिकली जीन का। या तो दूसरा क्या था, टू सीक्वेंस कंप्लीट डीएनए, टू सीक्वेंस कंप्लीट डीएनए। बताओ कौन सा मेथड यूज किया गया होगा, टू सीक्वेंस कंप्लीट डीएनए। दो तरीका था ना, या तो आप क्या करो सिर्फ जीन को स्टडी कर लो, या तो फिर क्या करो दोनों को। अगर ये चीज करते तो आपको जो मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता उसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड, क्या बोलते हैं बता सकते हो, सीक्वेंस्ड टैग, है ना। ठीक है, इसको EST भी बोलते हैं शॉर्ट में, EST। और अगर आप पूरे कंप्लीट डीएनए को करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो प्रोसेस लगेगा उसका नाम है सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन। ओके ठीक है। अब ये बताओ, साइंटिस्ट के हाथ में दो ऑप्शन था, या तो ये या तो ये, उन्होंने कौन सा चूज करा होगा, पहला वाला। नहीं है, सोचो इतना 13 साल का प्रोजेक्ट था, इतना लंबा प्रोजेक्ट था, तो सिर्फ आधा काम क्यों करो, फिर बाद में पता चलता है ये भी काम का डीएनए है, इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन था, तो सारा काम दोबारा करना पड़ता। इसलिए उन्होंने सिर्फ इसको ना करके कौन सा किया, सीक्वेंस एनोटेशन किया। क्या करा, सीक्वेंस एनोटेशन। आई बात समझ में, कॉपी करो। हो गया, चलो अब प्रोसेस देखते हैं कि हुआ कैसा होगा। ठीक है, कैसे किया था, देखो समझो समझो। ये ज्यादा अच्छे से तो हम बायोटेक्नोलॉजी में सीखेंगे ही, बट फिर भी देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, एक सेल है, ठीक है, सेल से क्या करना होगा, डीएनए को बाहर निकालना होगा, है ना। पहला काम तो यही करना होगा ना, सेल के अंदर से डीएनए को बाहर निकालना होगा। आपके स्कूल में, स्कूल खुल गए आपके, नो हाँ नहीं खुले आपके, अच्छा नीलजा के खुल गए। तो स्कूल में भी ये एक्सपेरिमेंट है, आपको सिखाया जाता है डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, चिल्ड इथेनॉल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, बेसिकली डीएनए को बाहर निकालना होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 में कट द डीएनए इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। अच्छा ये बताओ, डीएनए को कट करने के लिए या किसी भी न्यूक्लिक एसिड को कट करने के लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। क्या नाम है उस एंजाइम का, हाँ एंडोन्यूक्लियस। तो पूरा नाम बेसिकली यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो कौन सा सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, डीएनए को निकाल लो, उसके बाद क्या करो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम को ले आओ। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये आपके डीएनए को ब्रेक कर देगा बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, है ना। ये रहा आपका डीएनए टूट गया। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, समझो एक डीएनए निकाल लिया, अब बहुत 13 साल तक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो आप, तो आप एक सैंपल लोगे। बेसिकली हर ह्यूमन का जीन तो आपको मालूम है 99% तो सेम है, और आइडेंटिकल 99.9% है टेक्निकली, वो बाद में पता चला था। आई एम जस्ट सेइंग कि एक इंसान किसी ने चूज करा होगा प्रोजेक्ट करने के लिए, और उस इंसान के एक सेल से क्या सारे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया होगा। अरे एक इंसान का कर लो तो सारे इंसान का पता चल जाएगा ना, क्योंकि सब तो इंसान ही है। तो एक इंसान के डीएनए को निकाला होगा और एक्सट्रैक्ट किया होगा। अब एक बात बताओ, एक डीएनए से क्या 13 साल तक काम कर लोगे क्या तुम, नहीं पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है डीएनए खराब हो जाए, डीएनए टूट जाए, बहुत एरर आएंगे। तो क्या इस डीएनए का, ये डीएनए पहले निकाल लो और इसका बहुत सारा कॉपी बना देंगे, हजारों लाखों कॉपी, तो क्या बात बन सकती है या नहीं। हाँ ठीक है, तो बेसिकली हम यही करना चाह रहे हैं। हम बेसिकली डीएनए की क्या करना चाहते हैं, हमने डीएनए तो निकाल लिया एक इंसान से, लेकिन ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये डीएनए का लाखों कॉपी बनाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा एक बात समझो, ये इतना कोई
कोई सा भी कंट्री इतना साइंस डेवलप नहीं हुआ है कि वो एक मशीन में डाला और डीएनए की बात सारी कर ली। 1990 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ के अलग अलग, ये अर्थ है मान लो, तो अलग अलग एरिया जहां जहां लैब प्रेजेंट है ना, दुनिया के 20 लैब, टोटल कितने लैब कंट्री का इस्तेमाल किया गया था? 20 अलग अलग कंट्री में इस डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट को भेजा गया था कि भैया तुम क्रोमोसोम नंबर 1 की स्टडी करो, तुम क्रोमोसोम नंबर 2 की करो, क्रोमोसोम नंबर 5 को। आगे बात समझ में, एक लैब ये सारा काम नहीं कर सकता था। आगे बात समझ में, क्योंकि इस डीएनए को करना था, ब्रेक करना जरूरी था। सर बात समझ में आ आपकी रही है? आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट रही है, ओके। चलो नेट तो सही है, पता नहीं क्या इशू है। आप तो आवाज से देखो सही आ रही है? हाँ सर, पहले से बेटर है। यस सर। हाँ ठीक है, आपके तरफ नेट का इशू है बेसिकली। हाँ देखो, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो काम था ये बहुत लार्ज मेगा प्रोजेक्ट था, तो एक लैब में करना पॉसिबल नहीं था। तो कितने दुनिया के टोटल 20 कंट्री का इस्तेमाल किया गया था, और उन 20 कंट्री के अलग अलग लैब में क्या किया गया था, इस डीएनए को भेजा गया था सीक्वेंस करने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो एक ही इंसान का डीएनए निकाला गया, तो हो सकता था वो खराब हो जाए, इसलिए हम इस डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनाना चाहते थे कि अलग अलग कंट्रीज में क्या कर सके, हम भेज सके। आई बात समझ में? तो कॉपी बनाने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस हमने किया, हमने डीएनए को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। आ रही बात समझ में? बहुत सारे टुकड़ों में, किस एंजाइम का इस्तेमाल करके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देखो, कॉपी बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये सारे बातों को हम बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से सीखेंगे। हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं होस्ट सेल। क्या इस्तेमाल करते हैं? होस्ट सेल। आपने सुना है वायरस कैसे काम करता है? वायरस आपकी बॉडी में आएगा, आपके सेल में एंटर करेगा, और आपके सेल को क्या बोलेगा, आपके सेल के न्यूक्लियस पे कंट्रोल करके आप अपने प्रोडक्ट बनाने लगेगा, और वायरस बनाने लगेगा, है ना बेसिकली। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये डीएनए हम चाहते हैं कि इसके अंदर पहुंचा दें, अरे होस्ट सेल के अंदर। और ये होस्ट सेल के अंदर डीएनए क्या होंगे, 1 से 2 4 5, यानी बहुत सारी कॉपी बनती रहेगी। आई बात समझ में? तो ये जो होस्ट सेल है ना, दो यूज किया, एक यूकेरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक, यानी एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया था, और दूसरा होस्ट सेल जिसका इस्तेमाल किया गया था, दैट वाज ईस्ट। आ रही है बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ कैरी करने के लिए वेक्टर की जरूरत होती है। वेक्टर मतलब जो कैरी करे चीजों को, है ना। तो यहाँ पर वेक्टर के बारे में अगेन विल डिस्कस इन बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन दो वेक्टर का इस्तेमाल किया गया था, एक का नाम था बैक और एक का नाम था यैक। क्या होता है हम आगे सीखेंगे, ठीक है। बैक का फुल फॉर्म होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और यैक का फुल फॉर्म होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये बातें समझ में आ गई है तो कॉपी कर लो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। हो गया? ये सारी बातें समझ में आ गई? अब देखो, अभी हुआ होगा क्या, ये क्या मल्टीपल कॉपीज बन गए यहाँ से। अब जो भी निकलेगा, बहुत सारे डीएनए, बहुत सारे डीएनए, बहुत सारे डीएनए, बहुत सारे डीएनए अलग अलग जगह भेज दिया, ठीक है। अब समझो कि काम कैसे किया होगा। तो एक बात बताओ, काम करने के लिए किसने किया था, साइंटिस्टों ने किया था या नहीं किया था, है ना। और देखो, पूरे डीएनए को स्टडी करना छोटी मोटी बात नहीं है। तो बेसिकली हम और आप इस चीज कैसे मेथड को पूरा समझ नहीं सकते हैं, बट आप ये समझ लो कि जिस मेथड का इस्तेमाल किया था इस डीएनए को समझने के लिए लैब में, जिस मेथड का लैब में इस्तेमाल किया गया था सीक्वेंस को समझने के लिए, वो मेथड का नाम है सैंगर्स मेथड। क्या नाम है? सैंगर्स मेथड। और ये सैंगर मेथड किसने बनाया होगा? तो फ्रेडरिक सैंगनर ने। फ्रेडरिक
सैंगर ने ये मेथड बनाया था, और ये मेथड क्या होता है, आउट ऑफ द सिलेबस है, हमारे सिलेबस में नहीं है। आप बस ये याद रखो, अब लैब में भेज दिया गया चीज़ों को, अब लैब में किसका मेथड इस्तेमाल किया गया होगा, सैंगर मेथड का। और सैंगर मेथड बनाया किसने था, एफ सैंगर ने, ठीक है। और ये एफ सैंगर ने एक और काम किया था, क्या प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है? यस। क्या प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है? तो क्या ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस जानने का जो मेथड बनाया था वो भी किसने बनाया था, सैंगर ने बनाया था। तो इसको कुछ काम ही नहीं था, दोनों सीक्वेंस जानने का मेथड दोनों सैंगर ने समझाया था। तो ये कॉपी कर लो। हो गया। अच्छा, अब मैं ना आपको रिजल्ट खुद आप लोग रीड करोगे या मुझे समझाओगे। मैं आपको ना एक चीज समझाता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, नाम सुना है कभी पहले? पॉलीमॉर्फिज्म का नाम कभी सुना है? सुना तो है। बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, पिछले क्लास में आप लोगों को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करवाया था, तो पॉलीमॉर्फिज्म की बात हुई थी वहां पर, ठीक है। कभी कभी रिवाइज करना चाहिए। चलो मैं समझाता हूँ। देखो, मान लो ये एक डीएनए है, मान लो ये दो डीएनए, दूसरे इंसान का डीएनए, और मान लो ये तीसरे इंसान का डीएनए। कौन मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर बने, सब क्रोमोसोम नंबर बने, सब के सब बने बने बने। हमने जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर लिया था ना, तो हमें पता चल गया था कि हमने फिंगर प्रिंटिंग में भी डिस्कस किया था, 99.9% जो डीएनए होता है ह्यूमन का, क्या वो सेम होता है? हाँ, ऐसा। है ना? हाँ, वो सेम होता है। मान लो यहाँ पर सेम नहीं है, मान लो यहाँ पर सेम नहीं है, आ रही बात? तो यहाँ देखो, यहाँ पर कोई सीक्वेंस है, यहाँ पर कोई सीक्वेंस है डीएनए का, और यहाँ पर कोई सीक्वेंस है, ठीक है। ये डिफरेंट है, ये सब क्या है बेसिकली, ये सब के सब क्या है, डिफरेंट है। आ रही है बात समझ में? जो बचे हुए 0.1% है, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और एक होता है एसएनपीस, स्निप्स, है ना, एक को बोलते हैं स्निप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक बात, अच्छा ये पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया, ये पहले बताओ, फिर मैं स्निप्स समझाता हूँ। हाँ सर। पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोल रहा था, जो 99% ये सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे मान लो डिफरेंस पाया जा रहा है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। यहाँ पर अलग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, यहाँ पर अलग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, यहाँ पर अलग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। इसी डिफरेंट सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। आगे बात समझ में? अब एसएनपी समझो, मान लो ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। मान लो यहाँ पर सीक्वेंस था ए ई ई टी, ये सीक्वेंस था। और मान लो यहाँ पर ए टी, और यहाँ पर ए टी सी। यहाँ पर मान लो जी था, यहाँ पर क्या है, जी है ना, तो यहाँ पर मान लो ए आ गया, और यहाँ पर मान लो सी आ गया। क्या यहाँ पर डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस आ रहा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आ रहा है या नहीं? ध्यान से देखो, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे जी, यहाँ पर क्या आ रहा है ए, और यहाँ पे क्या आ रहा है सी। अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाए, तो उसी को बोलेंगे स्निप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। आ रही बात समझ में? सिंगल मतलब सिंगल, देखो एक ही न्यूक्लियोटाइड, देखो सब कुछ सेम है, लेकिन कितने न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, इसलिए सिंगल वर्ड यूज कर दिया। सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंस। यहाँ दिख रहा है ना, एक यहाँ पे जी था, यहाँ पर ए है, यहाँ पे सी है, तीनों अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, कॉपी दिस। क्या नहीं समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आया बताओ? हो गया? चलो अब डू वन थिंग, आप लोग पेज नंबर 120 पे आओ, और फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, यानी रिजल्ट क्या मिला। फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम बेसिकली ये रिजल्ट है, हमने 13 साल बिता दिए, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी कर लिया, तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिला, जल्दी इसे समझो।
पढ़ो और देखो समझ में आ रहा है या नहीं। एक चीज समझ में नहीं आती है आपको, जो था एसएलपी जो मैंने समझा दिया, बाकी तो थ्योरी बातें समझ में आ जाएंगी। पहले आप लोग समझो फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। हो गया। हो गया, चलो समझ में आया। यस सर। ठीक है, किसको किसने बोला? निर्जा ने बोला है, तो निर्जा समझाइए क्या क्या बातें समझ में आई आपको। चलो मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, तो कुछ समझने और समझाने वाली बात नहीं है। सबसे पहला इससे जो बात पता चली, रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले जो रिजल्ट पता चली कि वही टोटल जीनोम में कितने बेस पेयर हैं, तो 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं पूरे ह्यूमन जीनोम में, ठीक है। दूसरी बात हमें जो पता चली कि एवरेज जीन, एक जीन कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, कितने बेस का बना होता है? 3000 बेसिस, यानी 3000 न्यूक्लियोटाइड का, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लार्जेस्ट जीन है वो 3000 बेसिस का बना होगा। लार्जेस्ट जीन जो है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन, है ना, डिस्ट्रोफिन। क्या इससे मिलता जुलता वर्ड अपने बायो के करियर में 11 12 के कभी नाम सुना है? डिस्ट्रोफिन से मिलता जुलता वर्ड या जी आवाज डिस्ट्रोफिन का? कट हो रहा है। क्लास 11th में मसल्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, है ना। 2.4 मिलियन बेसिस का बना है डिस्ट्रोफिन जीन, जो है वो कितने मिलियन बेसिस का बना है? 2.4, ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात पता चली, 50% जीन का फंक्शन हमें पता ही नहीं है अभी तक। 50% जीन सर का जी फंक्शन को कटिंग आ हमने रहा पता है, कर लिया, लेकिन 50% जीन का फंक्शन क्या होता है? अच्छा, कटिंग आ रहा है सर जी, वॉइस कट हो रहा आवाज है। कट रही है, चैट बॉक्स में टाइप करो। आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही है, यूज द चैट बॉक्स, ओके। अच्छा, आपको वॉइस में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट, ह्यूमन जीनोम हो गया है हमारा कंप्लीट। तो बस अगर फीचर आपको समझ में नहीं आया रिजल्ट, तो कल डिस्कस कर लेंगे, इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, ओके। और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम बता दो, क्या पढ़ना चाह रहे हो अगला? बायोटेक्नोलॉजी। यूज द चैट बॉक्स। अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ ये पूछ रहा था। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी मूल बायो करा, फिर सेम 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 चीज़ हो जाएगा, बट ठीक है बायोटेक्नोलॉजी। एंगमो, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो? ठीक है सर। ठीक है, चलो आज का क्लास इतना ही, ठीक है। चैप्टर इज ऑफिशियली ओवर, ओके, यू कैन लीव।
कौन से नोट्स की बात कर रहे हो बच्चे? सर असाइनमेंट? कल का वो नो सर, जो पढ़ाया था उसका कट हो गया था ना सर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, लास्ट क्लास में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे हो? यस सर। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट तो करा दिया था मैंने, दोबारा नहीं बच रहा था क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? नो सर वो नोट्स रह पूरा, रहे थे बेसिकली। यस सर वो लिखा नहीं था सर आपने वो, अच्छा, आप लोगों ने नोट्स नहीं लेफ्ट हो लिखा था? गया था अच्छा, सर। मैंने समझा दिया था आपके नोट्स। ओके ओके, तो आई विल सेंड यू द नोट्स, कल तक आपको पहुंच जाएंगे, ठीक है, नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम।